फ्रेंड्स, कल हमने अपना 9th चैप्टर स्टार्ट किया था जंतुओं में जनन। हमने इसमें जनन की विधियों के बारे में पढ़ा था कि कितनी प्रकार की जनन की विधियाँ पाई जाती हैं बच्चों। 2 प्रकार की जनन विधियाँ पाई जाती हैं, एक होती है लैंगिक जनन और एक होती है अलैंगिक जनन। जनन दोनों में होता है, यानी कि पादप और जंतुओं दोनों में जनन पाया जाता है और दोनों में ही लैंगिक और अलैंगिक विधियों के माध्यम से जनन होता है। हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, कल स्टार्ट किया था। हमने ये पढ़ा था कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो क्या होता है, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, इसे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये रही आपकी डेफिनेशन। क्या है आपकी डेफिनेशन? इस प्रकार का जनन जिसमें नर व मादा युग्मक का संलयन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन के बारे में जान गए। अब नर जनन अंग के बारे में पढ़ा था, फिर हमने इसके बाद में क्या पढ़ा था नर जनन अंग के बारे में, कि नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं और एक शिशन होता है। इस डायग्राम में हमने उन्हें स्टडी किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारे वृषण होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु सूक्ष्म होते हैं और यह एक कोशिका होती है। अब हम इसके डायग्राम को स्टडी करते हैं। देखिए, मानव शुक्राणु का डायग्राम हमने स्टडी किया था, वो हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा था। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है मध्य भाग और एक होता है टेल। टेल क्या कार्य करता है, इसमें पूछा गया है कि ये टेल क्या कार्य करती है या पूंछ क्या कार्य करती है। तो यह है शुक्राणु के गमन में सहायता करती है। इसके बाद हमने मादा जनन अंगों के बारे में पढ़ा था। मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय था। क्या था? एक जोड़ी अंडाशय था, एक जोड़ी अंडवाहिनी थी और एक गर्भाशय था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो अंडाशय होता है वो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। मानव स्त्रियों में हर महीने दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन होता है। किस में होता है? अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी कहाँ देखी थी हमने? यहाँ देखी थी, यानी कि यहाँ इस वाले पोर्शन में होता है। किस वाले पोर्शन में? अंड का निर्मोचन इस वाले पोर्शन में होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मानव अंडाणु का डायग्राम दिया गया है, इसे आप अपनी कॉपी में बना लेना। ओके बच्चों, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पहुँचते हैं, जिसका नाम है निषेचन। तो देखिए, निषेचन होता क्या है। जनन प्रक्रम का जो पहला चरण होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिलते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो जीव होते हैं तो उनमें शुक्राणु जो होती हैं वो एक से अधिक संख्या में जाती हैं, लेकिन एक अंडाणु से केवल एक शुक्राणु ही संपर्क में आता है। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? इसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं वो एक से अधिक संख्या में जाते हैं, लेकिन एक अंडाणु से केवल एक शुक्राणु का ही संलयन होता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जो युग्मनज का। देखिए, इस बात को आप इस डायग्राम में स्टडी कर सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए कि क्या हो रहा है कि ये जो अंडाणु है ये वाला, ठीक है, ये 3 इसमें क्या आ रहे हैं? शुक्राणु आ रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। बाकी के जो बचे हुए शुक्राणु होते हैं वो इसकी दीवार से बाहर ही रह जाते हैं, यानी कि अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अब क्या होता है कि जब दोनों कोशिकाएं आपस में संलयित हो जाती हैं तो संलयित होकर के वो क्या बनाती हैं? युग्मनज बनाती हैं। इसे क्या कहते हैं हम? युग्मनज। ठीक है, संलयित केंद्रक, इसमें जो शुक्राणु का केंद्रक होता है और अंडाणु का जो केंद्रक होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं और वो क्या बनाता है? युग्मनज।
ये जो युग्मनज होता है इसको हम इंग्लिश में जाइगोट भी कहते हैं। ये एक व्यष्टि का प्रारंभ होता है, यानी कि किसी एक शिशु के या किसी भ्रूण के विकास का एक प्रक्रिया होती है। निषेचन के प्रक्रम में क्या होता है, स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से आते हैं और कुछ लक्षण पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई और बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके भाई की शक्ल आपके पापा से मिलती होगी, या आपकी बहन की शक्ल आपकी मम्मी से मिलती होगी, या ऐसा होगा कि आपकी बहन के जो बाल तो ये सारे लक्षण जो हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, वंशानुगत होते हैं। यह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर आपसे कोई आंतरिक निषेचन की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या होंगे, मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, इसके अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होगा इत्यादि, अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होगा, यानी कि इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। परख नली शिशु के बारे में सुना होगा आपने, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें देखिएगा टेस्ट ट्यूब बेबीज़, इनके ऐड जो आते हैं आप उनको पढ़िए। तो बूजो और पहेली के अध्यापक ने एक बार क्लास में बताया था कि कुछ स्त्रियों की जो अंडवाहिनी होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। आपने डायग्राम में देखा था अंडवाहिनी का डायग्राम कैसा होता है, चलो हम उसे एक बार और देख लेते हैं। अंडवाहिनी का डायग्राम हमने देखा था, ये रहा, ये अंडवाहिनी होती है। कौन सी होती है अंडवाहिनी, जो ये वाली, ठीक है। इसका मार्ग क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ऐसी स्त्रियां जिनकी अंडवाहिनियों का मार्ग रुक जाता है वे शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। क्या होती हैं, असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। निषेचन के लिए क्या आवश्यक होता है, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन आवश्यक होता है, लेकिन अंडवाहिनी मार्ग के रुक जाने के कारण क्या होता है, अंडाणु जो होता है वो शुक्राणु जो होता है उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं, ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणुओं को एकत्र करते हैं, उन्हें उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IVF या फिर इन विट्रो निषेचन हो सकता है। यानी कि उसे क्या करते हैं डॉक्टर, लेडीज़ में से यानी कि स्त्री में से वो क्या करते हैं, अंडों को एकत्रित करते हैं, और जो मेल होते हैं, नर होते हैं, उनमें से वो शुक्राणुओं को एकत्रित करते हैं। फिर वो उन्हें किसी उचित माध्यम में रख देते हैं, जिसके कारण उन दोनों का संलयन हो जाता है और निषेचन के पश्चात क्या बनेगा, युग्मनज। तो युग्मनज का निर्माण होता है। फिर क्या होगा कि जब को लगभग 1 हफ्ते तक विकसित किया जाता है, यानी कि जायगोट को शरीर के बाहर 1 हफ्ते तक उसका क्या किया जाता है, उसका विकास होता है, यानी कि उसे विकसित किया जाता है। फिर उसे मादा के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। मादा के गर्भाशय में जायगोट का पूर्ण विकास होता है, भ्रूण बनता है, फिर उसके बाद शिशु का निर्माण होता है। शिशु जब जन्म होता है तो सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक के द्वारा जो बच्चे जन्म लेते हैं उसे हम कौन से बच्चे कहते हैं, परख नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता है। यानी कि अब देखिए, इसमें आप सब कुछ पढ़ लीजिए, इसमें आप दोबारा से इसको स्टडी कर लीजिए। ऐसी स्त्रियां जिनके शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, अंडवाहिनी रुक जाएगी तो शुक्राणु जो होंगे वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं, ताज़ा मतलब लेडीज़ में से ताज़ा अंडाणुओं को एकत्रित करते हैं और मेल्स में से यानी कि नरों में से शुक्राणुओं को एकत्रित करते हैं और उन्हें किसी उचित माध्यम में घंटों के लिए रख देते हैं। इससे क्या होता है, वो किस में रखते हैं, उन्हें परख नली में रखते हैं। किस में रखते हैं, परख नली में। इससे क्या होता है, IVF या फिर इन विट्रो निषेचन यानी कि शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन होता है। जब निषेचन हो जाता है तो किसका निर्माण होता है, हमने पढ़ा था युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज को 1 हफ्ते तक विकसित किया जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है।
माता के गर्भाशय में इसका पूर्ण विकास होता है। फिर शिशु का जन्म होता है, जो कि सामान्य शिशु के द्वारा ही होते हैं। लेकिन इस तकनीक के द्वारा जिस बच्चे का जन्म होता है उसको हम परकनली शिशु कहते हैं। परकनली शिशु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का नाम विकास परकनली में नहीं होता, उसका विकास कहाँ होता है? माता के गर्भाशय में। लेकिन जायगोट या फिर हम कहें कि जो युग्मनज है वो कृत्रिम माध्यम के द्वारा परकनली में बनाया जाता है, इसलिए उनको परकनली शिशु कहा जाता है। ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेकों जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाते हैं कि किस प्रकार संपन्न होता है। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा था, देखिए हमने इस वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसके हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं, अब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। तो ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? ऐसे जंतुओं को हम बाह्य, ऐसा जो निषेचन होता है जो कि मादा के शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। ठीक है, अगर आपसे कोई बाह्य निषेचन की परिभाषा पूछे तो आपको ये लिखनी है कि मादा जंतु के शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। इन जंतु में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? जल में होता है। अब ये किस प्रकार से संपन्न होता है हम इसे पढ़ेंगे। तो चलिए, बसंत और वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोंट पोखर तालाब मंद गति से बहते झरने की ओर जाती हैं। तो वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि मेंढक जो होती हैं वो उनके छोटे छोटे बच्चे निकल कर के बाहर आते हैं। ठीक है, क्यों? अब वो क्यों निकल के आते हैं इसी ऋतु में? क्योंकि कुछ जानवर जो होते हैं, कुछ जंतु जो होते हैं वो ऋतु के हिसाब से अंडे देते हैं या फिर बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो मेढक भी उनमें ही आता है। मेढक जो होता है वो बसंत ऋतु या वर्षा ऋतु में अंडे देता है। इसमें क्या कहते हैं? इसमें नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं। मेढकों में क्या होता है? नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं। तो मादा सैकड़ों अंडे देती हैं। क्या करती हैं? सैकड़ों अंडे देती हैं। मुर्गी के जो अंडे होते हैं, मुर्गी के अंडों की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। आपने देखा, मुर्गी का अंडा देखा है आपने, वो उस पर कवच होता है, लेकिन जो मेढक का अंडा होता है उस पर कोई कवच नहीं होता। यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। ये एक जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है, यानी कि यह संख्या में बहुत सारे अंडे देती हैं, बहुत सारे अंडे देती हैं। लेकिन ये जो अंडे होते हैं वो इसमें एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है जिससे ये आपस में चिपकी हुई रहती हैं। और ये जो जेली होती है वो क्या करती है? इनकी सुरक्षा करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है फिर क्या होता है? देखिए, मादा जैसे ही अंडे देती है नर उन पर क्या करते हैं? शुक्राणु छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? शुक्राणु छोड़ देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो शुक्राणु की जो पूंछ होती है वो किस में मदद करती है? गमन में करती है, गमन में हेल्प करती है उसकी, यानी कि चलने में मदद करती है। तो उसकी सहायता से जो शुक्राणु होती हैं वो जल में इधर उधर तैरती रहती हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो अंडवाहिनी के संपर्क में आते हैं, अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार के निषेचन नर मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यहाँ से आप अपने बाह्य निषेचन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर व मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी, मेंढक भी लिख सकते हैं आप। ओके, ठीक है। आज हमने यहीं तक स्टडी किया है। कल हम भ्रूण के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो थैंक यू वेरी मच।